गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग सही होंगे। टुडे वी स्टार्ट आवर प्रीवियस टॉपिक रिलेटेड टू रियल नंबर, हाउ टू कैलकुलेट HCF by using a Euclid's division algorithm, because the video which I uploaded yesterday was interrupted. So we start from the beginning, that how to calculate HCF by using Euclid's division algorithm. We take an example in our previous video that calculate the HCF by using a Euclid's division algorithm of 272 and 1032. So let's start the example from the beginning. 272 and 1032, we have to find the HCF by using Euclid's division algorithm. At first I told you that at first we found the HCF of 272 and 1032 by long division method. So we start by dividing 1032 by 272. Why? Because 1032 is greater than 27. When we divide 1032 by 272, we got 3 as a quotient and 216 as the remainder. As I told you in my previous class that the first divisor makes the dividend फॉर द सेकेंड स्टेप। जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो पहला डिवाइजर होता है वो सेकेंड स्टेप में डिवाइडेंड बन जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है? डिवाइजर बन जाता है। तो उसी तरह हमने 272 का 216 से फिर डिवाइड किया, तो 1 एज अ क्वाड्रेंट एंड 56 एज अ रिमाइंडर। अगेन 216 becomes dividend and 56 become a divisor. After that we divide 216 by 56, we get 3 as a quotient and 48 as a remainder. Now 56 becomes a dividend and 48 becomes a divisor. After that we divide 56 by 48, we get 1 as a quotient and 8 as a remainder. Again 48 becomes a dividend and 8 becomes a divisor. When we divide 48 by 8, we got 6 as a quotient and 0 as a remainder. Whenever we got the remainder 0, it means we have done the calculation of our HCF. So the value, the answer of the HCF of 1032 and 272 is 8. यहाँ पे हमको ये पता चल गया है कि HCF जो कैलकुलेट करना था वो हमको क्या मिल गया है? 8 मिल गया है। लेकिन प्रोसीजर हमारा यहीं पे खत्म नहीं होता है। मैंने बताया था आपको, हमको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का उपयोग करना है, तो देखना है इसमें कैसे करना है। मैंने बताया था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम्स। ये क्या होता है? एक सीरीज होती है जो कि कई स्टेप्स के द्वारा एक किसी न किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं हम लोग? सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें स्टेप्स की, तो स्टेप 1, यहाँ पे मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर किया था आपको। आई होप आपको रिमेम्बर होगा। एक बार फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्टेप 1, सिंस 1032 इज ग्रेटर देन 272, ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमको कंपेयर करना है कि बड़ा और छोटा कौन है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 1032 बड़ा है, 272 बड़ा छोटा है। तो यहाँ पे वी डिवाइड 1032 by 72 to get 3 as a quotient and 216 as a remainder. मैंने बताया था जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। फिर यहाँ से by using Euclid's division lemma, what Euclid's division lemma tells us? Euclid's division lemma tells us the relationship of dividend, divisor, quotient and remainder. तो यहाँ से हमको रिलेशनशिप क्या मिलती है? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वाटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से हमको डिवाइडेंट क्या है? 1032, क्वाटिएंट क्या है? 3 है, डिवाइजर क्या है? 272 और रिमाइंडर क्या है? 216। यहाँ से 1032 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 216। सो step 2 tells, since 216 is not equal to 0, it means the remainder didn't becomes 0. So our steps going long, मतलब हमारे स्टेप्स क्या होते रहेंगे? आगे बढ़ते चले जाएंगे जब तक रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिलेगा। फिर हमने क्या किया? अगले स्टेप में 272 को डिवाइडेंड बना दिया और जो रिमाइंडर मिला था वो क्या हो गया? डिवाइजर। फिर एक बार हमने डिवाइड किया, तो फिर लिखा हमने वी डिवाइड 272 बाई 216 to get 1 as the quotient and 56 as the
रिमाइंडर। फिर उसके बाद हमको रिमाइंडर क्या मिला, 56 मिल गया। अभी आगे चलते हैं तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 56 मिला था, स्टेप 3 में फिर लिखेंगे सिंस 56 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारा डिवाइडर ये आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ा तो फिर हमने लिखा वी डिवाइड 216 बाय 56 टू गेट 3 एज अ क्वोटिएंट एंड 48 एज द रिमाइंडर। बात समझ में आई? तो 48 फिर रिमाइंडर मिला तो हमने स्टेप 4 यहां पर लिखा सिंस 48 इज नॉट इक्वल टू 0 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 216 इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 48। तो आपको यहां से सीधे बात ये समझ में आ रही होगी कि हर स्टेप में हमको एक कॉमन प्रोसीजर फॉलो करना है। सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा, वो नंबर होगा। नंबर चेंज हमको कहां से पता चल जाएंगे, हमको यहां से पता चल जाएगा कि नंबर चेंज हो रहे हैं तो हर एक स्टेप में क्या क्या लिखना है। स्टेप 1 के लिए इतना कॉपी करना है हमको, स्टेप 2 के लिए यहाँ पे आ जाना है, स्टेप 3 के लिए यहाँ पे आ जाना है, स्टेप 4 के लिए यहाँ पे आ जाना है, स्टेप 5 के लिए यहाँ पे आ जाना है। बात समझ में आई? तो ऐसे करके हमको नंबर्स मिल जाएंगे और जो भी वर्ड्स लिखे जा रहे हैं वो आपको सेम ही दिख रहे होंगे और आसानी से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि जो जो आप क्वेश्चन में किए थे वही आपको लिखना भी है यहाँ पे। तो स्टेप 4 में आए तो सिंस 48 इज नॉट इक्वल टू 0 वी डिवाइड 56 बाय 48 टू गेट 1 एज द क्वोटिएंट एंड 8 एज द रिमाइंडर। फिर बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 56 इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8। अब लास्ट स्टेप बचा है स्टेप 5, उसको देख लेते हैं। जरा सा मैं यहाँ से क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन को लिख लिए होंगे या फिर आपकी बुक में भी होगा, देखते हैं। तो यहाँ से हमको मिलता है क्या, स्टेप 5। स्टेप 5 क्या कहता है कि सिंस 8 इज नॉट इक्वल टू 0 so we divide 48 by 8 to get 6 as the quotient and 0 as the remainder। 0 as the remainder by using Euclid's division lemma by using Euclid's division lemma 48 is equal to 8 multiply by 6 is equal to 6 plus 0। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, यानी हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अब एक लास्ट वर्ड्स आपको लिखने होंगे। स्टेप 1 में इरेज कर रहा हूं, क्या लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर becomes 0 so by Euclid's division algorithm we can say that the HCF of 272 and 1032 is 8। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यही बताता है हमको कि अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो जो लास्ट डिवाइजर है हमारा वही क्या हो जाएगा, HCF। तो यही लिख देंगे, आपका पूरा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, एट फर्स्ट वी कैलकुलेट द HCF ऑफ गिवन नंबर्स बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आफ्टर दैट वी राइट the steps what we do in the long division method। so आपको यह समझ आना चाहिए कि हमने क्या लिखना है और क्या हमको यहाँ पे दिया गया था। हमको 2 नंबर दिए गए थे, सबसे पहले हमने उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF कैलकुलेट कर लिया। देन क्या किया हमने, जो जो इसमें किया था वही हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया
एक एक अलग अलग स्टेप। बस एक चीज उसमें नई मिल रही थी, क्या? बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, और स्टेप्स उतने होंगे जितने आपको लेकर जाने हैं जब तक कि आपको 0 न मिल जाए। बात समझ में आई? तो आपको स्टेप्स की भी कोई चिंता नहीं है, और ये मत सोचिएगा कि हर एक क्वेश्चन में 5 स्टेप ही जाएंगे या इतने स्टेप फिक्स रहेंगे, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कितना भी जा सकता है, जैसा आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग स्टेप जाएंगे। आई होप आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। चलिए हम थोड़ा एक्सरसाइज आपकी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1A, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की आपको डेफिनेशन लिख देनी है। A number when divided by 61 gives 27 as a quotient and 32 as a remainder, find the number। सेम क्वेश्चन है जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल प्रीवियस क्लास में लिया था, उसमें भी हमको क्या करना था, डिवाइडेंड फाइंड करना था। तो कैसे हमने फाइंड किया था? बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपको पहचानना कि डिवाइजर क्या है, क्वोटिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, और हमसे पूछ क्या रहा है। तो हमने जैसे यहाँ पे कैसे पहचाना, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, एक संख्या किसी से डिवाइड की जा रही है तो ऑब्वियस है किसी से भी डिवाइड की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। तो 61 यहाँ पे क्या है, एज अ डिवाइजर यूज हुआ है। आपके सेकंड क्वेश्चन में 27 एज अ क्वोटिएंट वो तो दिया हुआ है लिखित रूप में, एंड 32 एज अ रिमाइंडर, मींस आपको फाइंड क्या करना है, डिवाइडेंड फाइंड करना है। इफ यू टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन टेल्स अस बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज अ क्वोटिएंट एंड 32 एज अ रिमाइंडर। सो द क्वेश्चन आस्क्ड द डिवाइजर in question number 3. The question gives us the dividend, quotient and remainder and we have to find out the divisor। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमको डिवाइडेंड पता है, निकालना क्या है हमको, डिवाइजर। क्वोटिएंट और रिमाइंडर दोनों वैल्यू पहले से ही दे रखी है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, कोई 3 देगा, नंबर 4 आपसे क्या होगा, पूछा जाएगा। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आसानी से लगा देंगे। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 405 एंड 2520, सेकंड 504 एंड 1188, थर्ड 960 एंड 1575। तो सेम प्रोसीजर जो आपको ये बताया गया है इसी को फॉलो करिए, तीनों क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से तीनों क्वेश्चन के, ये नहीं कि एक क्वेश्चन लगा लिया मुझे आ रहा है तो बाकी 2 को छोड़ देना है। आप नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए, पहले आप रफ पे उसको लगाइएगा, देन उसको फेयर कॉपी पे लगाइए, क्योंकि बार बार उसको रिपीट करेंगे तो वो अच्छे से आपको आ जाएगा। और इस पे जरा से भी आलस मत दिखाइएगा कि मुझे आ रहा है तो मैं इतना लंबा प्रोसीजर क्यों अपनाऊं। अगर आलस करेंगे तो ऐसे ही आपको भूल जाएगा, दिमाग में फिर आएगा नहीं और छूट जाएगा। और एक बार चीजें जो भूल जाती है उसको रिवाइज करने में काफी कठिनाई होती है, तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। तो आपका जो होमवर्क था वो तो कल की ही ऑनलाइन क्लास का था, सॉरी वीडियो आपका जो था वो इंटरप्ट हो गया था, आधा ही वीडियो अपलोड हो पाया था, इसलिए आपको पूरी क्लास नहीं मिल पाई। तो आज मैं पिछली क्लास और आज की भी क्लास को दोनों को एक साथ कंबाइन करके चलाऊंगा। तो कल का जो होमवर्क था वो आज ही आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो भी प्रोसीजर 2 मैंने बताया है, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब आगे स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है, सो दैट every positive integer is either even or odd। क्वेश्चन नंबर 6 है, so that any positive odd integer is of the form of 6m plus 1 or 6m plus 3 or 6m plus 5 where m is some integer। आगे देख। सो स्टूडेंट्स हम इसके आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीगर इज आइदर इवन और ऑड। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कैसे। हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मैंने बताया था कि स्टेटमेंट्स मिलती है उसको आपको प्रूव करना होता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, उसी की मदद से आप किसी अदर स्टेटमेंट को क्या करते हो, प्रूव करते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
देखते हैं, देखिएगा एकदम आसानी से समझिएगा, कोई भी टफ सिचुएशंस नहीं है इसमें कि आपको लगेगा कि हाँ यहाँ बहुत टफ है। जहाँ भी नहीं समझ में आए वहाँ आप लाइव चैट में मत लिखा करिए, कुछ भी लिखना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि लाइव चैट का जो कमेंट्स होते हैं वो कुछ समय के लिए ही होते हैं, फिर उसके बाद क्या होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो अगर बाय द वे मैंने देखा उसको तभी मैं देख पाऊंगा, नहीं तो वो डिलीट हो जाएंगे। या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको आसानी से सॉल्व कर लेना है। अभी आज पढ़ाऊंगा तो एक क्वेश्चन 5, 6, 7 क्वेश्चन है इसमें, तो 5, 6 मैं बताऊंगा, 7 आपको आपने खुद से ही लगाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं बताने लगा तो आप सीख नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए, गलत सही जैसा होता है आप उसको लगाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है सामने तो उसके लिए मैं हूँ, स्टाफ है, सभी लोग बताने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए आपके पास अनेक उपाय हैं, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। So that every positive integer is either even or odd. Either even or odd. तो हमको प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीगर होता है जो वो क्या होता है, या तो इवन होता है या तो ऑड होता है। तो इंटीगर्स के बारे में आपको पता ही होगा, पॉजिटिव इंटीगर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीगर्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीगर्स के अंतर्गत आते हैं। तो सबको पता है कि 1 2 3 4 क्या है, एक या तो 1 इवन होगा, 1 ऑड होगा और 2 क्या होगा, इवन होगा, 3 क्या होगा, ऑड होगा। तो ये आपको पता है, तो स्टेटमेंट्स ऐसे ही होते हैं। अब ये पता है तो इसको प्रूव भी करो कि वो इवन होगा और वो ऑड होगा तो कैसे होगा उसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम कोई एक नंबर चूज कर लेंगे, जैसे लेट n बी एन arbitrary positive integer। लेट n बी एन आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीगर। अब आर्बिट्री क्या है, मतलब कोई भी इंटीगर हो सकता है, जरूरी नहीं है 1 2 3 आपको ये प्रॉक्स चूज की हो वही हो सकता है, कोई संभावित कोई भी वैल्यू हो सकती है तो उसको आप चूज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वही वैल्यू होगी। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा है ना। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमको बताता है क्या, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उसका एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा हमको। देखिए इंटीगर बाय ऑन डिवाइडिंग n by 2 let m is the quotient and r is the remainder। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ये 2 कहाँ से आ गया, यम कहाँ से आ गया, आर कहाँ से आ गया। तो 2 हमने क्यों चूज किया। अभी आपसे कोई पूछता है, जैसे इवन नंबर की डेफिनेशन पूछता है कोई, या ऑड नंबर की डेफिनेशन पूछता है, तो आप बोलते हो कि द मल्टीपल ऑफ 2 इज नोन एज इवन नंबर, या फिर अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। और बाकी जो बचते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर की डिफिनेशन भी कभी कभी आप बनाते हैं, नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। तो यहाँ हमको इवन और ऑड चेक करना था, तो इवन और ऑड चेक करने का प्रोसीजर
2 से डिवाइड करके ही निकाला जाता है। तो हमने कोई एक n पॉजिटिव इंटीगर मान लिया है, कोई भी इंटीगर सपोज करो 8 ही मान लिया। अब कैसे पता चलेगा? तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8 यानी डिविजिबल है, तो ये क्या है? इवन नंबर है। अब ये नहीं कि हमने 8 ही चुन लिया है, इसीलिए आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीगर माना गया है कि उसकी कोई भी संभावना हो सकती है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। यही सिचुएशन आपको प्रूव भी करनी है, तो इसीलिए मैंने n क्या मान लिया है? एक आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीगर मान लिया है। अब उसको जब हमने 2 से डिवाइड किया, तो जैसे हमने 8 को 2 से डिवाइड किया था, तो 4 क्या मिला था? क्वाटिएंट मिला था, और रिमाइंडर क्या मिला था? 0। तो अब कोई n तो कोई नंबर है नहीं जिसका हम 2 से डिवाइड करें तो हमको एक फिक्स कोई क्वाटिएंट मिल जाएगा, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिक्स कोई रिमाइंडर मिल जाएगा। तो उनको भी हमको मानना ही पड़ेगा, इसलिए हमने एक माना है क्वाटिएंट, और रिमाइंडर के तौर पर क्या माना है? हमने r माना है। अंडरस्टैंड? तो इसको आसानी से समझिएगा, कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा कि 2 कहां से आया है, या हमने खुद से माना है। अगर यहाँ फिक्स कोई नंबर रहता है, जैसे 15 ही है, अब अगर 2 से डिवाइड करते हैं इसका, तो 2 7 जा 14, तो 5 में से 4 गया 1, यानी 1 एज अ रिमाइंडर मिल गया, 7 एज अ क्वाटिएंट मिल गया, और 2 एज अ डिवाइजर, और 15। अब इसी के स्थान पे हमने क्या माना है? n का जब हमने डिवाइड किया, तो क्या 2 का n से डिवाइड करेंगे तो कोई फिक्स वैल्यू मिल सकती है? इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हमने क्या मान लिया है? उसकी जगह m क्वाटिएंट मान लिया है, और फिर यहाँ कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू आई होगी, उसको सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर हमने क्या मान लिया है? r। अब शायद आपको बेहतर समझ में आया होगा कि कहाँ से ये वैल्यूज आई है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अब हमको मिल गया डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वाटिएंट और रिमाइंडर। मैंने पढ़ाया है आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूज कर दीजिए इसको। यहां से लिखेंगे n इज इक्वल टू 2m प्लस r, 2m प्लस r। अब यहाँ पे लिखेंगे एक सिचुएशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ r इज नॉट लेस देन 0 एंड इज नॉट ग्रेटर देन 2, यानी जो r की वैल्यू होनी चाहिए, रिमाइंडर की वैल्यू होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? 2 से हमेशा क्या होनी चाहिए? छोटी, और 0 से बड़ी, सॉरी 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। 2 से भी छोटी हो और 0 से बड़ी हो। बात समझ में आ रही है ना? या तो 0 ही हो, या तो 0 से बड़ी हो। ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी या तो 0 ही हो, या तो 0 से बड़ी हो। अंडरस्टैंड? और यहाँ लेस देन इज इक्वल टू, या तो 2 के इक्वल हो। 2 के इक्वल भी पॉसिबिलिटीज नहीं रखी जाती हैं, आप 2 से छोटी ही वैल्यू रखेंगे। बात समझ में आई? इस सिंबल का यही मतलब होता है। और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्या? by using Euclid's division lemma। आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कोई भी डिजिट ले लेते हैं हम, 17 ले लिया हमने। अभी यहाँ पे हम इसका डिवाइड करते हैं, तो 2 8 जा 16। यहाँ रिमाइंडर कितना आया? 1। तो 1 देखिए 0 से क्या है? बड़ा है, और 2 से क्या है? छोटा है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे लिखी गई है कि जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। अब बराबर कैसे आएगा? एक और सिचुएशन देख लेते हैं। 18, 2 9 जा 18, तो 0 आ गया। बात समझ में आ रही है? तो 2 कभी नहीं आ सकता, 2 से छोटा ही होना चाहिए। 0 आ सकता है, 0 से छोटा नहीं आना चाहिए। कभी भी डिवाइड करने के बाद आप माइनस में, यानी निगेटिव इंटीगर में कभी भी रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो 2 ही सिचुएशन है। बात समझ आई? इवन ऑड चेक करने के लिए आपको रिमाइंडर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 से छोटा, और 0 या 0 से बड़ा। अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास r की टोटल कितनी वैल्यू मिलेगी? अब सिचुएशन देखते हैं। केस फर्स्ट, पुटिंग या पुट r इज इक्वल टू 0। r की जगह जब हम 0 रखेंगे तो फिर क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू 2m प्लस 0 मीन्स n इज इक्वल टू 2m। अंडरस्टैंड? फिर केस सेकेंड,
कि सेकेंड में जब हम आएंगे तो पुट r इज इक्वल टू 1, r की जगह जब हम 1 रखेंगे तो n इज इक्वल टू 2m प्लस r था, r की जगह क्या रख दिया हमने 1। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसमें सिचुएशन में, अब हम बताएंगे कैसे कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। यहाँ सीधा दिख रहा है हमको कि यम के साथ 2 जुड़ा हुआ है, यानी 2 क्या है, यम का एक मल्टीपल है, यम क्या है 2 का एक मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा इवन नंबर होगा। कैसे, यहाँ पे आप कोई भी यम की वैल्यू रख के देखिए, हमेशा आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2m है हमारे पास, अब हम 1 रखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और मैंने आपको बताया है कि व्हेन वी गॉट नो साइंस बिटवीन एंड क्या बोलते हैं उसको, चर संख्या और अचर संख्या, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल के बीच में अगर हमको कोई भी साइन नहीं मिलता है तो हम कौन सा साइन चूज कर लेते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई। तो 2 और m के बीच में कोई साइन नहीं था तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 बन जा 2, फिर 2 रख के देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4, 3 रख के देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कोई सा भी नंबर आप रखोगे यहाँ आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया क्या, कि ये क्या है, एक इवन नंबर है। कब, जब हम r की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 0। वहीं दूसरी सिचुएशन में देख लीजिए, जब हम r की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2m प्लस 1। अब m की जगह आप कोई भी वैल्यू रखिए, हमेशा वो क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। चलिए देखते हैं, 2m प्लस 1, यहाँ भी दोनों मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, 1 रख के देख लेते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 1, सॉरी 2 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 3, और 3 सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ऑड नंबर होता है, चाहे 1। अभी 0 भी रख के देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1, 2 0 जा 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो बात समझ में आई कि एक सिचुएशन में जब हम r की जगह 0 रख रहे हैं तो हमको वही पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जा रहा है, इवन नंबर हो जा रहा है, और एक सिचुएशन में जब हम r की प्लेस पर 1 रख रहे हैं तो वही क्या हो जा रहा है, ऑड नंबर हो जा रहा है। बात समझ में आई आपको? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। बात समझ में आई? तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, या तो इवन नंबर हो सकता है या तो ऑड नंबर हो सकता है। तो यहां से लिखेंगे क्या लास्ट में, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है सिर्फ। यहां लिख दीजिएगा here n is even, यहां लिख दीजिएगा here n is odd, so लास्ट में n is either an even or odd number, it's आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले कह रहा था कि प्रूव दैट सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। तो हमने मान लिया कोई भी एक नंबर है, आर्बिट्री नंबर है, आर्बिट्री मतलब कोई भी संभावित संख्या हो सकती है, चूज कर लिया हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसका 2 से डिवाइड किया, उसमें क्वाटिएंट यम मिल रहा था, और रिमाइंडर क्या, जरूरी नहीं है क्वाटिएंट आप यम ही रखें, क्यू भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो एज योर विश। तो यहाँ पे हमने रखा उसको, फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया, तो क्या मिला, n इक्वल टू 2m प्लस r डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वाटिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर उसके बाद मैंने सिचुएशन बताई कि r की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, या तो 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती, न ही 2 से बड़ी। अंडरस्टैंड? 2 से छोटी, 0 या 0 से बड़ी। अंडरस्टैंड? तो ये आपको बताया जा रहा था, क्यों बताया गया, क्योंकि आप डिवाइड करते हो, कोई भी इवन नंबर चेक करोगे, इवन नंबर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे, 2 से भाग देने पर ही आपको पता चलेगा कि वो इवन है या ऑड है। बात समझ में आई? इसीलिए हमने 2 चूज किया। अब ये बड़ा छोटा क्यों, मैंने डिवाइड के माध्यम से समझा दिया था कि किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड करोगे तो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा रिमाइंडर के तौर पर, कभी 2 से बड़ा कोई भी रिमाइंडर नहीं आ सकता। ये डिवाइड का एक सिंपल सा रूल है जिसे आप सभी समझते हो। फिर उसके बाद यहाँ से हमको 2 वैल्यूज मिली, r की 0 मिली और r की 1। तो एक बार के फर्स्ट में मैंने r की जगह 0 रखा तो मुझे क्या मिला, n इक्वल टू
2m, और 2m क्योंकि m 2 का मल्टीपल था इसीलिए हेयर n इज इवन। फिर यहाँ आएंगे पुट r इक्वल टू 1, जब m 1 रखा तो 2m प्लस 1 मिल गया, और इसमें कोई सी भी वैल्यू हमने, ये ऑड नंबर का ही एक फॉर्मेट ही होता है, बात समझ में आई? ये ऑड नंबर का क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है। तो वहां से हमने क्या कर लिया, एक नंबर चूज किया, और कोई भी नंबर रखने पे हमेशा हमने देखा कि क्या मिल रहा है हमको, ऑड, इसलिए हमने लिखा क्या, हियर n इज एन ऑड, सो वी कैन से दैट n इज आइदर इवन और ऑड नंबर। अंडरस्टैंड? अब आगे हम इसी का एक दूसरा तरीका देखते हैं, क्या दूसरा तरीका हमको मिलेगा। रुकिए, अभी जो प्रॉब्लम हमने देखी इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने बताया आपको। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, क्योंकि हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ रहे थे, तो लेमा के तरीके से मैंने बताया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फार्मूला यूज करके मैंने आपको बताया। अभी एक दूसरा पैटर्न बता रहा हूँ इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो दोनों पैटर्न आपको जो इजी लगे वो आप चूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं दूसरा पैटर्न क्या है। दूसरा पैटर्न भी इजी है, अब आपको दोनों मेथड्स में से जो मेथड अच्छा लगे उसको चूज कर लीजिएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट अस अज्यूम n is a positive integer neither even और odd। मैंने मान लिया क्या कि n कोई एक इंटीगर है, पॉजिटिव इंटीगर भी मानोगे तो भी चलेगा, नहीं मानोगे तो भी चलेगा। कि मैंने माना क्या, लेट अस अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर, लेट अस अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर, या फिर पॉजिटिव नंबर को, पॉजिटिव इंटीगर को हटा करके यहाँ पर लगा लीजिए क्या, let us assume there exists a number and that is neither even और ऑड, जिसको मैंने मान लिया क्या है कि वो न तो इवन है न तो ऑड है। अब दो केसेस इसमें फॉलो करते हैं हम लोग। कोई भी नंबर होगा उसमें से आप कुछ भी अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो या तो वो ऑड में चेंज होगा या तो इवन में। सपोज करिए अगर 5 ही है, 5 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन गया, ये इवन, और 4 ही है, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन गया, ऑड बन गया। अंडरस्टैंड? ये समझ में आ रहा है ना कि किसी भी नंबर में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो या तो वो ऑड बनेगा या तो इवन। तो दो सिचुएशन ले लेते हैं हम, एक बार n में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इवन, और एक बार हम दूसरी सिचुएशन ले लेंगे, क्योंकि हमको नंबर पता नहीं है कि इवन है कि ऑड है। मैंने कोई एक नंबर चूज किया है जिसकी ये है कि उसमें क्या है, वो न तो इवन है न तो ऑड है। अब उसमें से हम एक केस फर्स्ट में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे इवन प्रूव करना है, और एक केस फर्स्ट में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें हमको ऑड बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे हमको क्या मिलता है। चलिए अब केस फर्स्ट यहाँ पे दिखाएंगे आपको। केस फर्स्ट में n-1, जब हम n-1 करते हैं तो यहाँ से मान लो लेट n-1 इज इवन, लेट नहीं, इसको इफ कर लीजिए। अगर n-1 क्या हो, इवन हो, तो फिर n-1 किसके इक्वल होगा, 2m के। अभी मैंने जो प्रीवियस मेथड बताया था उसमें 2m हमको मिला था, तो 2m को हमने चेक किया था कैसे कि 2m में कोई भी वैल्यू रखी थी तो हमेशा क्या मिल रहा था, हमको इवन नंबर ही मिल रहा था। तो इसीलिए हमने n-1 की जगह क्या रख लिया, 2m। क्यों? क्योंकि हमने n-1 को क्या माना है, इवन माना है। अब पूछ सकते हो m क्या है, तो लिख दीजिए यहाँ वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीगर, कोई भी इंटीगर है पॉजिटिव इंटीगर। तो आप चेक भी कर सकते हो, कोई भी वैल्यू रखोगे हमेशा इवन ही आएगा। अब जरा 1 को उधर ट्रांसफर करिए तो क्या मिलेगा, इधर माइनस करा ट्रांसफर करेंगे तो
2m प्लस 1। अब ये 2m प्लस 1 किसका फॉर्मेट है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, ये किसका फॉर्मेट है? ऑड नंबर का फॉर्मेट है। बात समझे? हमने इसको जब इवन माना तो ये क्या बन गया? ऑड बन गया। बात समझ में आई ना? ये क्या हो गया? ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू रखिए m की जगह 0 ही रखिए, 2 0 जा 0 क्या बचेगा? 1। 1 रखिए 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 2 रखिए 2 2 जा 4 1 5। तो यहाँ लिखेंगे क्या? दिस implies n is an odd number। यहां से हमको यह प्रदर्शित होता है कि n क्या है? एक ऑड नंबर है। अब केस सेकंड में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केस फर्स्ट में भी n-1 ही करना था, केस सेकंड में भी n-1। बस सिचुएशन ये थी कि एक बार n-1 को हमको इवन मानना है, एक बार n-1 को हमको क्या मानना है? ऑड मानना है। तो यहां से मानेंगे क्या? इफ n-1 इज एन ऑड नंबर। जब ऑड नंबर हो जाएगा तो n-1 किसके इक्वल होगा? ऑड नंबर का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था 2m प्लस 1। तो ऑड नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? 2m प्लस 1। ये दोनों फॉर्मेट होते हैं। इवन नंबर का फॉर्मेट ये है, ऑड नंबर का फॉर्मेट ये है। तो यहाँ पर भी m क्या है? एक पॉजिटिव इंटीगर है। तो ये वेयर m इज एन पॉजिटिव इंटीगर, पॉजिटिव इंटीगर। अब देखिए यहाँ से जब 1 को ट्रांसफर करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमको? 2m 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। अभी देखिए 2m प्लस 2। तो हम इवन नंबर कैसे चेक करते हैं? कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो क्या है? इवन नंबर है। जरा इस नंबर को चेक करिए, 2m प्लस 2। अब इसका हमको 2 से डिवाइड करना है ना, तो 2 दोनों सिचुएशन में 2 को कॉमन कर लिया, क्या बचा? m प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। यानी ये 2 इसको डिविजिबल कर दिया, यानी ये क्या है? एक इवन नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? दिस implies n is an even number। अब यहां से लिखेंगे इन बोथ केसेस देयर इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन। कॉन्ट्रेडिक्शन क्या होता है? दोनों केसेस में हमको विभिन्नताएं नजर आई, कॉन्ट्रेडिक्शन नजर आया। क्या नजर आया? कि एक केस में हमको इवन मिल रहा है, एक केस में हमको क्या मिल रहा है? ऑड। तो लिख सकते हैं हम 10 n is either an even or odd। समझ में आया? इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था, दो सिचुएशन बताई। एक में आपको क्या करना था? n कोई आर्बिट्री नंबर मान के उसको 2 से डिवाइड करना था, और फिर m क्वाटिएंट r एज अ रिमाइंडर। रिमाइंडर में r की वैल्यू 2 रखनी थी, एक बार 0 एक बार 1। वो दो वैल्यूज कहां से आई वो भी मैंने बता दिया था। वो पहला सिचुएशन था बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सपोज आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भूल चुके हो, तब के लिए ये सिचुएशन है कि आपको पता है कि किसी भी नंबर में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो या तो वो इवन बनेगा या तो वो ऑड बनेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं n में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो एक बार सपोज के लिए मैंने कोई एक नंबर है, ऐसा नंबर है जो ना तो इवन है ना तो ऑड है। तो एक बार अगर हम उस नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सपोज करो वो इवन हो जा रहा है। तो पहला केस ले लिया। फिर n-1 इवन का फॉर्मेट 2m, तो 2m मान लिया हमने। 2m फिर वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीगर। फिर 1 को हमने ट्रांसफर किया तो क्या मिला हमको? 2m प्लस 1, जो कि एक फॉर्मेट है किसका? ऑड नंबर का। अब फिर उसके बाद तो यहां से हमने लिख लिया दिस इंप्लाइज इज एन ऑड नंबर। आगे देखते हैं केस सेकंड में, इफ n-1 इज एन ऑड नंबर। पहले केस में हमने माना था इवन, दूसरे केस में मान लिया उसी चीज को ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का फॉर्मेट होता है 2m प्लस 1। फिर यहां से -1 को ट्रांसफर किया तो -1 इधर माइनस करा था, ट्रांसफर होकर जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस करेगा। 1 यहां ऑलरेडी मौजूद था, 1 प्लस 1 कितना हो गया?
2m+2 मैंने बताया आपको कि कैसे 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 2 को कॉमन के लिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2 से वो क्या है, डिविजिबल है। तो जब 2 से डिविजिबल है तो यहाँ से दिस इंप्लाइज n इज एन इवन नंबर। इन बोथ केसेस वी फाउंड दैट देयर इज ए कंट्राडिक्शन, यानी दोनों केसेस में हमको विभिन्नताएं नजर आई। एक में हमको इवन नंबर मिला, मतलब सम संख्या मिला, एक में विषम संख्या। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट thus every positive integer either even or odd। दैट्स ऑल। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको कॉपी आउट कर लीजिएगा, दोनों मेथड चेक कर लीजिएगा और दोनों मेथड प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि आपका माइंड किस पर ज्यादा बेटर चलता है आप उसको देखिएगा। आ कौन सा रहा है, फोकस उसी पर करिएगा, लेकिन दोनों मेथड आपको जानने जरूरी है। आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, नोट्स अपना प्रिपेयर करते रहिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको सॉल्व करने के दिया था, 5 और 6 मैंने खुद सॉल्व कर दिया, सॉरी 5 किया है, अभी 6 करने जा रहा हूँ। और 7 क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हूबहू 7 की तरह ही सॉल्व होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ वैसे ही सेम आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। आ गया भाई, अच्छा इधर है। So that every positive odd integer is in the form of 6m+1 or 6m+3 or 6m+5 for some integer m। यानी इसमें आपको बेसिकली प्रूव करना है कि कोई भी ऑड इंटीगर किस फॉर्मेट का होगा, जैसा फॉर्मेट इन्होंने दिया है। क्या दिया है, 6m+1, 6m+3, 6m+5। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। So that every positive odd integer so that every positive odd integer is of the form of 6m+1 or 6m+3 or 6m+5। 6m+5 for some integer m। देखिए फॉर सम इंटीगर, ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही लगेगा जैसे हमने फर्स्ट फॉर्मेट पढ़ा था। सो दैट इफ द पॉजिटिव इंटीगर इज आइदर इवन और ऑड, वैसे ही सेम लगेगा, बस थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी। क्या होगी देखते हैं हम लोग। फॉर सम इंटीगर m, तो यहाँ पे हमको दिया है कि इसका फॉर्मेट होना चाहिए। तो कोई एक मान लो नंबर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है तो पहले एक डिवाइडेंड मान लीजिए, डिवाइजर आपको इसी में से चूज करना है और क्वाटिएंट आपको पहले से ही दे रखा है इसमें। तो हम यहाँ से यूज करते हैं, देखते हैं क्या सोल्यूशन। देखिए, लेट n बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीगर, पॉजिटिव ऑड इंटीगर है ना। अब हमने ऑड क्यों माना, क्योंकि हमको प्रूव ही करना था क्या कि वो ऑड था। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या माना था, या तो इवन होगा या तो ऑड, क्योंकि हमको वही प्रूव करना था। तो जो प्रूव करना होता है वही हम अज्यूम करते हैं। तो देखते हैं, हमने मान लिया क्या, लेट n बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीगर, और ऐसे क्वेश्चन में जो बिगेस्ट वैल्यू है उसी से डिवाइड किया जाता है। इसमें बिगेस्ट वैल्यू क्या है, 6m+3, 6m+5, 6 है, 3 है, 5 है। इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 6 है। तो ऑन डिवाइडिंग n by 6 we get m, मान लो let we get m as the quotient
and R as the remainder. अब आते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. By using Euclid's division lemma, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर. तो डिवाइडेंड क्या है यहाँ पे? n है. डिवाइजर क्या है? 6 है. क्वोटिएंट क्या है? m है प्लस r. ये बन गया हमारा फॉर्मेट n इज इक्वल टू 6m प्लस r. अब देखिए जैसे हमने वहां 2 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर के लिए एक सिचुएशन क्रिएट की थी. तो ऐसे ही 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड 6 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए. 5 4 3 2 1 0. यानी कितनी सिचुएशन मिली हमको? 5 मिली. किसी भी डिजिट से डिवाइड करिए. जैसे हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 7 लिख लेंगे. 8 से डिवाइड करें, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसी को चूज कर लेंगे. बात समझ में आई? तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? 6 0. तो हमको 5 वैल्यू मिलेगी. जैसे हमने उसमें केस बना के वैल्यू पुट की थी, वैसे ही आप चाहो तो केस बनाओ या डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, वो भी चलेगा. तो केस भी बना लोगे तो भी सही है, नहीं बनाओगे तो भी सही है. तो बना लीजिए केस फर्स्ट. पुट r इज इक्वल टू 0. जब r इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 6m मिलेगा. फिर इसके बाद केस सेकेंड. पुट r इज इक्वल टू 1. तो क्या मिलेगा? n की वैल्यू 6m प्लस 1. फिर केस थर्ड. केस बनाओ या ना बनाओ कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली भी आप वैल्यू रख सकते हो. केस बनाओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा. केस थर्ड n इज इक्वल टू पुट r इज इक्वल टू 2. जब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6m प्लस 2. ऐसे ही केस 4 में पुट r इज इक्वल टू 3. तो क्या मिलेगा हमको? n इज इक्वल टू 6m प्लस 3. फिर उसके बाद केस 5 पुट r इज इक्वल टू 5. क्या मिलेगा हमको? n इज इक्वल टू 6m प्लस 5. अब देखिए जरा ध्यान से, हमको 5 सिचुएशंस मिली हैं, जिसमें से पहली सिचुएशन हमको क्या बताती है कि n कैसा इंटीगर है? पॉजिटिव इंटीगर है. क्यों? क्योंकि m की जगह कोई भी वैल्यू रखोगे. 0 रखो, 6 0 जा 0, 0 इवन नंबर है. 1 रखोगे, 6 1 जा 6, 6 भी इवन नंबर है. 2 रखोगे, 2 भी 6 2 जा 12 हो जाएगा, वो भी इवन नंबर. तो कोई भी वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा? इवन नंबर. तो पहली सिचुएशन इवन नंबर की निकल गई. दूसरी सिचुएशन में आते हैं. 1 रखेंगे, 6 1 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7. यानी ये कौन सी सिचुएशन है? ऑड नंबर की सिचुएशन है. तो दूसरी सिचुएशन ऑड की. फिर तीसरी पे आते हैं. 6m प्लस 2 कोई भी वैल्यू रखो. 6 1 जा 6, 6 प्लस 2 कितना गया? 8. 8 क्या है? इवन नंबर. तो ये भी इवन नंबर की सिचुएशन निकल गई. फिर आगे आते हैं 6m प्लस 3. तो 6m प्लस 3 कुछ भी रखेंगे यहाँ पे. 4 वाली सिचुएशन छूट गई है क्या? वो भी एक सिचुएशन बना लीजिएगा. पुट r इक्वल टू 4. तो 6m प्लस 4. फिर उसके बाद केस 6 में आएंगे तो पुट r इक्वल टू 5. तो क्या मिलेगा हमको? n इज इक्वल टू 6m प्लस 5. यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सिचुएशन हमको क्या मिली? इवन की मिली. बाकी जो बची 3 सिचुएशन है वो क्या है? ऑड नंबर की. और इवन ऑड कैसे पहचान रहे हैं? कोई भी आप वैल्यू रखे चेक कर लिया करिए कि आता है, क्या आता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इवन है कि ऑड है. तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बट n is equal to 6m, 6m plus 2, and 6m plus 4 are even values. ये प्रूव हो गया कि ये इवन वैल्यूज हैं. बाकी बची जो वैल्यूज हैं तो क्या आ जाएंगे? 10
कौन कौन सी वैल्यू बची हैं? 6m + 1 6m + 3 एंड 6m + 5 आर ऑड इंटीगर। समझ में आया? यही हमको प्रूव करने के लिए भी ऊपर दिया जा रहा था कि सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीगर इज इन द फॉर्म ऑफ 6m + 1 6m + 3 6m + 5। तो देखिए सबका फॉर्मेट मिला हमको 6m + 1 6m + 3 6m + 5। समझ में आया होगा आप सभी को। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमने एक पॉजिटिव इंटीगर मान लिया, उसको 6 से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटेस्ट वैल्यू थी इस क्वेश्चन में, जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसको चूज कर लेंगे। अब जब 6 को चूज किया तो हमको टोटल 5 सिचुएशंस मिली। कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5 है, 5 टोटल 6 सिचुएशंस मिली। अब हमने बारी बारी से सबकी वैल्यू रखी, तो हमको एक बार n = 6m n = 6m + 1 n = तो हमको पता है कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने बताया है आपको। तो 3 सिचुएशन को हमने प्रूव कर दिया कि ये तीनों क्या है, इवन। तो बाकी बची 3 ऑब्वियस है कि वो कौन सी होंगी, ऑड होंगी। अगर आप चाहें तो चेक कर लें, कोई भी वैल्यू रख के 6 1 6 6 3 9 6 1 6 6 5 11 हर सिचुएशन में वो ऑड ही आएगा। तो आपको ये प्रूव करना था कि वो क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर हो जाएगा। समझ में आया? दैट्स ऑल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं। तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन करिए अपनी बुक से, पहले रफ पे उसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो क्लियर करिए, देन उसको फेयर पर नोट डाउन कर लीजिए। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे। आज जो बताया उसको भी अच्छे से, ये सब प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं। ये सोचिए कि एक बार पढ़ लें तो फिर आ जाए, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितना आप इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। तो इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप इस पर एफर्ट दिखाओगे उतना आपके लिए लाभप्रद होगा। अंडरस्टैंड? आज के लिए सिर्फ इतना ही। और घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, पूरा समय अपनी पढ़ाई पर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए समय काफ़ी प्रीसियस है। तो इसका उपयोग करिए, इसको वेस्ट ना होने दीजिए। ये मत सोचिए कि हम स्कूल पे नहीं है तो हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती। आपका बोर्ड है, आपको एग्जाम देना ही होगा। मे बी बोर्ड से ये हो रहा है कि सिलेबस कुछ कम होगा या फिर कुछ होगा, अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है। या फिर आपका सिलेबस कम भी हो सकता है। अब तक जब तक बोर्ड से नोटिस नहीं आएगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। तब तक के लिए जितना आप प्रिपेयर हो सकते हो उतना खुद को प्रिपेयर कर लो। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल सेकेंड एक्सरसाइज के साथ। देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज में है क्या।